नमस्कार, 10 बजे रात पूरे दिन की बात में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। आप एक ऐसा बुलेटिन देखने जा रहे हैं जिसमें दिन भर की पूरी खबर आपको मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं 10 बजे रात पूरे दिन की बात। तो चाहे तो आप तारीख नोट कर सकते हैं। ठीक आज से 9 महीने बाद छत्तीसगढ़ में चुनाव है, क्योंकि गृह मंत्री अमित भाई शाह ने आज शंखनाद कर दिया है। उन्होंने छत्तीसगढ़ की जनता से 23 और 24 के लिए साथ मांगा है और कहा है भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए, मोदी जी का साथ दीजिए। तो कोरबा में अमित शाह जनसभा को संबोधित करते हुए कई अहम बातों का जिक्र किया। तो चलिए इसी पर आधारित एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मिशन छत्तीसगढ़ एक्शन में शाह। भारत माता की। शाह के दौरे से चढ़ा सूबे का सियासी पारा। अंधेरे में हाथ पैर चला रहे हैं, यहाँ कुछ संभावना नहीं। फायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है वो तो 2023 में दिखेगा। ऊर्जा नगरी से 23 की तैयारी। सरकार बदलनी है या नहीं बदलनी है? जोर से बोलो, बदलनी है या नहीं बदलनी है? तो ऐसी आवाज से सरकारें नहीं बदलती। सरकार बदलने का संकल्प कर मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, परिवर्तन के संकल्प का मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की। 23 से निकलेगा 24 का अमृत। मेरा सौभाग्य है कि मैं आज प्रभु श्री राम के नैनीहाल में आया हूं और प्रभु श्री राम के नैनीहाल में आया हूं इसलिए सारे छत्तीसगढ़िया लोगों को मन से जय श्री राम कहकर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। आप लोगों ने शासन किया, छत्तीसगढ़ को क्या? बीजेपी के सबसे बड़े चुनावी रणनीतिकार ने छत्तीसगढ़ में अनौपचारिक तौर पर बीजेपी के लिए चुनावी बिगुल फूंक दिया। 2018 में 15 सीटों पर सिमटी बीजेपी के लिए अमित शाह का दौरा कई मायनों में अहम है। ऊर्जा धानी में एक दिवसीय प्रवास के दौरान शाह का मंदिर से मंथन तक का प्लान बताता है कि बीजेपी ने 23 में ही 24 का टारगेट फिक्स कर लिया है। दरअसल कोरबा में कांग्रेस की ताकत का अंदाजा बीजेपी को भी है, लिहाजा बीजेपी अभी से चुनावी माहौल तैयार करने में जुट गई है। इंदिरा गांधी स्टेडियम से अमित शाह ने विशाल जनसभा को संबोधित किया तो साफ हो गया कि अब की बार बीजेपी पूरी ताकत से मैदान में उतरी है। जोर से बोलो, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? हम लोकतंत्र में हिसाब किताब घर पे जाकर नहीं होता है। मत देने का मौका है तब जोर से कमल के निशान पर बटन दबाकर हिसाब किताब कर देना। बाकी तो उनके भ्रष्टाचार का हिसाब किताब भाजपा की सरकार कर ही लेगी, आप चिंता मत करिए। इंदिरा गांधी स्टेडियम से अमित शाह ने हुंकार भरकर मिशन 23 की शुरुआत तो की, साथ ही 24 की सियासी पिच भी तैयार कर दी। सवाल है कि शाह ने इसका आगाज सूबे की ऊर्जा धानी से क्यों किया? दरअसल कोरबा कांग्रेस का मजबूत गढ़ बन चुका है। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत इसी सीट से पहले लोकसभा सदस्य रह चुके हैं। वर्तमान में उनकी पत्नी ज्योत्सना महंत यहां से सांसद हैं और राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल भी कोरबा विधानसभा से ही विधायक हैं। इसके अलावा शाह का ये दौरा मिशन 144 के लिए भी है, जिसके तहत बीजेपी उन सीटों को टारगेट कर रही है जहां वो पहले जीत चुकी है, लेकिन 2019 में हार का सामना करना पड़ा और हार का अंतर 50,000 से कम था। इन सीटों में छत्तीसगढ़ की कोरबा और बस्तर सीट भी शामिल है। अमित शाह का कोरबा दौरा चुनाव से पहले बीजेपी कार्यकर्ताओं को कितना रिचार्ज कर पाता है, ये बड़ा सवाल है। सवाल ये भी कि शाह नीति से बीजेपी कांग्रेस का किला ढहा पाती है। तो 23 में फिर से छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बना। गृह मंत्री अमित शाह ने भाषण की शुरुआत ही इसी से की, सरकार बदलनी है या नहीं बदलनी है। बहरहाल ये तो छत्तीसगढ़ की जनता का काम है कि वो करती क्या है। अब मध्य प्रदेश की भी खबर ले लेते हैं। चूंकि निकाय चुनाव का बिगुल यहां बज चुका है, 19 नगरीय निकायों में 20 जनवरी को वोटिंग होगी, जिसके लिए बीजेपी और कांग्रेस ने कमर कस ली है।
दावे और वादे का दौर एक बार फिर से शुरू हो चुका है। एमपी में फिर निकाय का दंगल, छोटा चुनाव बड़ी परीक्षा। विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी और कांग्रेस को एक आखिरी अग्नि परीक्षा से गुजरना है, जिसके परिणाम काफी हद तक प्रदेश की तस्वीर साफ करेगा कि इस वक्त मध्य प्रदेश की जनता का मूड है क्या, सियासी हवा किसके पक्ष में चल रही है। दरअसल 20 जनवरी को 19 नगरीय निकायों के 343 वार्डों में चुनाव होने हैं, जिनके परिणाम 23 जनवरी को आएंगे। हालांकि छोटे शहरों के चुनाव है जहां जनता अपने वार्ड के लिए पार्षद का चुनाव करेगी, लेकिन छोटे शहरों की जनता के मूड को भांपने बीजेपी कांग्रेस ने कमर कस ली है। बीजेपी ने तो चुनाव प्रभारियों की घोषणा तक कर दी है, तो वहीं कांग्रेस भी गंभीरता के साथ मैदान में मोर्चा संभाल चुकी है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन प्रत्येक चुनाव को बहुत गंभीरता से लेता है, चाहे ग्रामीण निकाय के चुनाव रहे हों या नगरीय निकाय के। हमने अच्छा प्रदर्शन किया क्योंकि ये चुनाव हमारे बूथ की मजबूती को भी बताते हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी का संगठन इन निकायों में भी अच्छा प्रदर्शन करेगा। हमारे प्रभारी भी नियुक्त हो चुके हैं और पूरी टीम के साथ हम इन नगरीय निकायों के विभिन्न वार्डों में और अध्यक्ष उपाध्यक्ष इन सब के पदों पर विजयशील प्राप्त करेंगे। कांग्रेस तो हर चुनाव दमखम से लड़ती है, बस ये है कि अधिकारी कर्मचारियों को दबाव डाल के जो हेरा फेरी कर लेते हैं, जैसे उज्जैन में और बुरहानपुर में ने किया। दोनों जगह महापौर कांग्रेस के जीत रहे थे, वहाँ हेरा फेरी करके दबाव अधिकारियों पे दबाव डाल के सीट जीत ली। वो नहीं होगा तो सभी की सब कांग्रेस जीतेगी। जाहिर तौर पर 23 के फाइनल से पहले बीजेपी और कांग्रेस जमीन पर अपनी ताकत को आजमाएंगे। दोनों ही दलों की कोशिश है कि 19 निकायों में विधानसभा चुनाव का ट्रायल कर लिया जाए। विवेक पटैया, IBC 24, भोपाल। देखिए, हर चुनाव का मिजाज अलग होता है। बहरहाल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज गरियाबंद जिले के दौरे पर रहे, जहां ग्राम कुटना स्थित सिरकट्टी आश्रम के राम मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों के लिए सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना की। इस मौके पर गृह मंत्री भी उनके साथ रहे। राजिम विधायक अमितेश शुक्ल भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने सिरकट्टी आश्रम छात्रावास के लिए 20 लाख रुपए की घोषणा भी की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजिम महोत्सव स्थल पर भगवान श्री राम की 25 फीट की ऊंची भव्य मूर्ति का अनावरण भी किया। इस मूर्ति को 5 महीने का समय लगा है तैयार करने में। इस भव्य और विशाल मूर्ति को तैयार करने में ओडिशा के 20 शिल्पकारों ने बड़ी अहम भूमिका निभाई। इसे हाथ से तराशकर छत्तीसगढ़ के बिल्हा स्टोन से निर्मित किया गया है। मूर्ति को 8 फीट ऊंचे नवनिर्मित चबूतरे में प्रतिस्थापित किया गया। इसकी भव्यता देखते ही बनती है, जरा जाइएगा, कभी देखिएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने श्री राजीव लोचन मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की और प्रदेश की खुशहाली और समृद्धि की कामना की है। तो मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस कमर कस चुकी है। बीजेपी जहां अपने सीनियर नेताओं को पोलिंग बूथ गोद दिलवा रही है, नहीं इनका अभियान है, बूथों को जीतने के लिए संकल्प दिला रही है, तो कांग्रेस भी बीजेपी के नक्शे कदम पर चलते हुए उसके फार्मूले को अडॉप्ट कर रही है, यानी कोशिश कर रही है कि उनसे सीखा जाए। कांग्रेस की शहर से लेकर गांव में ग्राउंड जीरो पर जाकर विधानसभा का डेटा कलेक्ट कर रही है। चलिए एक रिपोर्ट आपको और दिखाते हैं। तेईस की चुनावी रेस, ग्राउंड पर बीजेपी कांग्रेस, बूथ को मजबूत करने सियासी कवायद। अब से करीब 10 महीने बाद एमपी में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसकी तैयारी में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही राजनीतिक दल जुटे हैं। पिछले चुनावों से सबक लेते हुए चुनावी रणनीति बनाई जा रही है। खासतौर पर बीजेपी की बात करें तो 2018 के विधानसभा और निकाय चुनाव के नतीजों से सबक लेकर इस बार बूथों को मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है। इसी कड़ी में बीजेपी ने अपने नेताओं से बूथ गोद लेने के लिए कहा है। जो सतत जिनका जमीन के जुड़े लोगों से संपर्क हो और जो खुद बिल्कुल वर्किंग में जो हमें सफलता दिखती है, चाहे गुजरात हो चाहे अन्य प्रदेश हो,
या मध्य प्रदेश में जो हम लोगों ने संगठन बनाया है, उसके मूल में वो डेडिकेशन है हजारों कार्यकर्ताओं का। बीजेपी के कॉन्सेप्ट को कांग्रेस ने भी एडॉप्ट कर दिया है। विधायक से लेकर कांग्रेस के दावेदार भी मैदान में हैं। कांग्रेस विधायक अपने विधानसभा क्षेत्रों में 2013 और 2018 का डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, जिसमें जाति के आंकड़ों के साथ साथ उस पोलिंग बूथ एजेंट्स का भी डाटा शामिल है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पैसा दिया जा रहा है, जबकि पैसा जनता का है। हर क्षेत्र की जनता टैक्स देती है, उससे ये सरकार की आय होती है और सरकार उस पैसे को ही विकास में लगाती है। लेकिन उस पैसे को दुरुपयोग जो अपने अपने क्षेत्रों में कर रहे हैं, जनता इसको समझ चुकी है और ये चुनाव की दृष्टि से कर रहे हैं, ये भी जनता समझ चुकी है। जनता के भला नहीं चाहती। कांग्रेस के कुछ दावेदार तो गांव-गांव तक निकल पड़े हैं। मुखिया से लेकर हर आदमी से संपर्क साधा जा रहा है। पुरानी गलतियों और वीक पॉइंट को दूर करने के लिए राहुल की भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर पदयात्रा निकाली जा रही है। सबसे अहम, कांग्रेस नेता नए सदस्य बनाने पर जोर दे रहे हैं। किसी मेंबर को जाके हम बोलते हैं कि साहब हम कांग्रेस पार्टी से हैं और हम कांग्रेस पार्टी के मेंबर बनाने आए, तो वो स्वतः ही तैयार हो जाता है। ऐसा उत्साह मैं पहले भी घूमा हूँ इस विधानसभा में, जो इस बार का उत्साह विधानसभा में मैंने पहले कभी नहीं देखा। कुल मिलाकर बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे को पटखनी देने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। कोई बूथ मजबूत करने में लगा है तो कोई नए सदस्य बना रहा है। अब वक्त ही बताएगा कि चुनावी दंगल में किसका दांव सही बैठता है और कौन किसे पटखनी देता है। ग्वालियर से नासिर गौरी के साथ इलेक्शन डेस्क, IBC 24। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव के पहले वरदान मानी जाने वाली केन बेतवा लिंक परियोजना की सौगात यूपी और मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड को मिल सकती है। इसके संकेत केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने दिए हैं। वहीं यूपी के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने यह दावा किया है कि 2 महीने के अंदर केन बेतवा लिंक परियोजना की नींव रख दी जाएगी। बुंदेलखंड के लिए वरदान मानी जा रही केन बेतवा लिंक परियोजना से जुड़ी सभी वैधानिक मंजूरियां और तैयारियां जल्द पूरी हो जाएंगी और इसी साल मानसून से पहले इसका काम शुरू हो जाएगा। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि भारत सरकार दोनों राज्यों के साथ MOU कर चुकी है। सभी क्लियरेंस के लिए पैसे जमा करा दिए गए हैं और निर्माण कार्य शुरू करने की प्रक्रिया चल रही है। उधर यूपी के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि केंद्र समेत यूपी और MP में बीजेपी की सरकार होने से ये योजना जल्द शुरू हो रही है, जो आजादी के बाद से नहीं हो पाई। MP के जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने भी दावा किया कि ये योजना बुंदेलखंड की तस्वीर और तकदीर बदलेगी। 41 लाख लोगों को पीने का पानी मिलेगा, 103 मेगावाट बिजली बनेगी और करीब 10.62 लाख हेक्टेयर से अधिक जमीन में सिंचाई होगी। भारत सरकार उसमें दोनों राज्यों के साथ में MOU कर चुकी है। हमने स्टैट्यूटरी क्लियरेंसेस के लिए जो आवश्यकताएं हैं, फॉरेस्ट क्लियरेंस के लिए जो जमा कराना है, जो वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस के लिए जो जमा कराना है, वो कराया है। प्रक्रिया चल रही है। जैसे ही स्टैट्यूटरी क्लियरेंसेस पूरी हो जाएंगे उसके बाद में आगे इस पर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू होगा। ज्यादा से ज्यादा 1-1.5 महीना में, शीघ्र 1-2 महीना में ही उसका नींव रख दिया जाएगा। 3 मेगावाट बिजली पैदा होगी, रोजगार आएगा, पर्यटन बढ़ेगा और एक विकास, बुंदेलखंड का एक नया स्वरूप, विकास प्रगति में एक नया संकल्प हम करने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश को 1834 मिलियन क्यूबिक मीटर, यूपी को 7.5 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी मिलेगा। इस परियोजना में 90% राशि केंद्र सरकार देगी, जबकि बाकी 5% हिस्सेदारी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश उठाएंगे। प्रोजेक्ट के पहले फेज में केन नदी पर ढोणन गांव के पास बांध बनाकर पानी रोका जाएगा। परियोजना से बुंदेलखंड के उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के 12 जिलों को पानी मिलेगा। मध्य प्रदेश के पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, दमोह, दतिया, विदिशा, शिवपुरी को पानी मिलेगा। वहीं यूपी के बांदा, महोबा, झांसी और ललितपुर जिलों को राहत मिलेगी। हालांकि कांग्रेस को ये योजना रास नहीं आ रही और छोटी मोटी जो वो होती हैं नहर, उसकी डैम में वो निकालने का काम कर रहे हैं। बाकी कोई बड़ा काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आज तक कोई नहीं हुआ। देश में पहली नदी जोड़ो केन बेतवा लिंक परियोजना के अस्तित्व में आने के बाद बुंदेलखंड में सामाजिक और आर्थिक विकास होगा। इससे पेयजल की समस्या खत्म होगी, साथ ही साथ ग्राउंड वाटर रिचार्ज भी होगा। इस परियोजना से सूखे की मार झेल रहे बुंदेलखंड को राहत मिलने की पूरी उम्मीद है। विवेक पटैया, IBC 24 भोपाल।
विधानसभा चुनाव से पहले एमपी कांग्रेस संगठन स्तर पर कई बड़े बदलाव कर सकती है। सबसे बड़ा फेरबदल ग्वालियर चंबल संभाग में होने की संभावना है। पिछले दिनों दिल्ली में हुई हाई लेवल मीटिंग के बाद कयास लग रहे हैं कि पार्टी को मजबूत करने के लिए जिला अध्यक्ष और जिला प्रभारियों की सर्जरी कर सकती है। मिशन 2023 की तैयारी में जुटी मध्य प्रदेश कांग्रेस के लिए ग्वालियर चंबल बेहद अहम है। दरअसल ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ बीजेपी में शामिल होने वाले 22 विधायकों में से अधिकतर विधायक इसी संभाग से हैं। अब वहां कोई बड़ा चेहरा नहीं है और जो जिलाध्यक्ष भी है वो सिंधिया के समय नियुक्त किए गए हैं। अब जब चुनाव का काउंटडाउन शुरू होने वाला है तब संगठन को मजबूत करने कांग्रेस यहां बड़े बदलाव कर सकती है। बीते दिनों दिल्ली में हुई बैठक के बाद ग्वालियर, शिवपुरी, भिंड समेत करीब 16 जिलों के अध्यक्षों को बदलने पर चर्चा हुई है। हालांकि कांग्रेस के विधायक इसे रूटीन प्रक्रिया बता रहे हैं। तमाम परेशानियों के बीच में आज जनता सिसक रही है मध्य प्रदेश की। इन्होंने मन बना लिया है बदलाव का और कांग्रेस पार्टी के पक्ष में इस बार जबरदस्त लहरें। अध्यक्ष बनते हैं, समय कार्यकाल समाप्त होता है तो दूसरे अध्यक्ष बनते हैं और ये रूटीन प्रक्रिया है। आज ये कल दूसरे को दायित्व मिलेगा, उनको दूसरा दायित्व मिलेगा। इसलिए इसमें ज्यादा कोई बहुत ज्यादा इसमें कुछ मेरे को तो नहीं लगता कुछ इसमें वो है। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस में बदलाव की अटकलों पर बीजेपी तंज कस रही है कि इन सब से कुछ नहीं होने वाला। कांग्रेस वैसे भी गर्त में जा रही है। इस तरह के बदलाव से 2023 में कोई असर नहीं होगा। आज ग्वालियर में जो कांग्रेस चला रहे हैं वो हमारे भाजपा के जो हमारे साथी थे वही चला रहे हैं। तो उनकी एक तरह से दिवालियापन है संगठन की दृष्टि से। मैं नहीं समझता कि इसका कोई असर आने वाले चुनाव में होगा और जनता को ये भ्रमित कर पाएगी। कांग्रेस ग्वालियर चंबल के लिए इतना फोकस क्यों कर रही है, आंकड़ों के जरिए समझिए। अंचल में कुल 34 विधानसभा सीटें हैं। 2018 विधानसभा चुनाव में बीजेपी यहां 7 जीत पाई थी, जबकि कांग्रेस ने 26 सीटों पर कब्जा जमाया था। वहीं बीएसपी के खाते में 1 सीट आई थी, जबकि सिंधिया के बीजेपी में आने के बाद 2020 में हुए उपचुनाव के बाद बीजेपी की सीट बढ़कर 16 हो गई। कांग्रेस 26 से घटकर 17 पर आ गई। इसके बाद भिंड के बीएसपी विधायक संजीव सिंह ने बीजेपी का दामन थामा। यानी ग्वालियर चंबल में अब बीजेपी कांग्रेस बराबर हो गई है। यानी कांग्रेस जानती है कि अगर 2023 में उसे सत्ता में वापसी करनी है तो ग्वालियर चंबल में बढ़त बनाना होगा। इसकी तैयारी के लिए कांग्रेस चुनाव से पहले फेरबदल करने जा रही है, क्योंकि 2018 में कांग्रेस ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को आगे करके चुनाव लड़ा था। लेकिन सिंधिया अब बीजेपी में है तो पार्टी बदलाव कर अपनी जीत को पक्का करना चाहेगी। नासिर गौरी, IBC 24, ग्वालियर। चलिए बढ़ते हैं आगे। बड़वानी में एक ऐसा शख्स इन दिनों सुर्खियों में है जो शेविंग ब्लेड खाने का आदी है। ये आपको बता रहे छोटे गांव बोरलाए का मामला है, जहां रहने वाला शख्स मुकेश जैसे तो मजदूरी करके अपना जीवन चलाता है, लेकिन अपनी एक अजीब लत के चलते हमेशा चर्चा में बना रहता है। ये तेज धारदार शेविंग ब्लेड खाने का आदी है और हर दिन करीब एक पैकेट यानी 10 ब्लेड खा जाता है। मुकेश का दावा है कि वो 9 वर्ष की उम्र से लगातार ब्लेड खा रहा है और अब उसकी उम्र 40 वर्ष हो चुकी है। एक चीज पहले मैं आपको बता दूं कि ये सब आपको नहीं करना है, ये ट्राई नहीं करना है। वो कर रहा है पर आप इसे ट्राई नहीं करोगे। उसे ब्लेड खाने की कभी कोई दिक्कत नहीं, यानी जब वो ब्लेड खाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। मुकेश ब्लेड को इस तरह खाता है जैसे आम लोग गुटखा या च्युइंगम खाते हैं। उसका कहना है कि डॉक्टरों से भी उसकी कोई समस्या का हल नहीं हुआ, बताया उसने। मुकेश अपनी इस आदत की वजह से प्रसिद्ध भी हो चुका है और उनसे लोग मिलने भी आते हैं। अक्सर लोग सोशल मीडिया के लिए मुकेश के लिए वीडियो बना रहे हैं और उसे शेयर भी करते हैं। 9 साल की उम्र से खा रहा मैं, आदत जैसे गिर गई मेरे को। एक जैसा इंसान कोई गुटखा खाता था, तम्बाकू खाता है, कोई दारू पीता है, कोई सिगरेट पीता है, ये जैसी मेरे को आदत है। कोई नया आदमी से मिलने आता है, यहाँ पर आता है, गांव में मिलता है, तो वो लोग उससे पूछते हैं कि आप ब्लेड खाते हो? तो बोलता है हाँ मैं खाता हूँ। और उसके बाद फिर ये बोलता है कि लाओ ब्लेड में खा के दिखाता हूँ। जब खाता है तो जो भी देखता है शौक लगता है, नहीं यार मतलब कैसा, मतलब आठवां आश्चर्य है देखना जाए तो कैसा खाता है। ये तो 9 साल का होता जब से खा रहा, दपड़ी चोरी खा रहा, पर अब खुला खा रहा नहीं। ऐसे लोगों को मानसिक बीमारी कह सकते हैं जिसका नाम रहता है इकोफेजिया, जो मानसिक रूप से जिनको साधारण भोजन जो एक काम के आधार पर मिलना चाहिए नहीं मिलता और ऐसे कुछ भी हरकतें करते रहते हैं।
10 बजे रात पूरे दिन की बात में आज के लिए सिर्फ इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार, शुभ रात्रि।